सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच अगर हम बोले रेलवे के हवाले से कि महकमा जो है रेलवे का वो इस वक्त क्या कारकर्दगी दिखा रहा है, तो ये बताते हुए हमें इंतहाई शर्मिंदगी महसूस होती है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बना हुआ ये महकमा, जिसको सब चीज़ें बनी बनाई तोहफे में मिली थी, इन्होंने उसको मज़ीद ठीक करना तो क्या दूर की बात थी, उस पर काम करना भी मुनासिब नहीं समझा। और तो और जो रेलवे का महकमा पिछले कई साल तक जो है वो कुछ बेहतरी में रहा, अब वो भी सिफर पर आ पहुंचा है। अब तो सूरत हाल ये है कि मुसाफिर भी टिकट के बगैर सफ़र करते नज़र आते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सूरत हाल यहाँ तक जा पहुंची है कि स्टेशनों पर जो बिकने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने की जो अशिया हैं, वो इस कदर महंगी हैं कि एक पानी की बोतल भी जो है वो 120 रुपये से भी ज़ायद की फ़रोख्त हो रही है। और एक आम बिस्किट या चिप्स अगर आप लेने खड़े हो जाएं तो 20 रुपये वाला चिप्स जो है वो आपको 30 या 35 रुपये का दिया जाता है, ये कहकर कि आप इस टाइम स्टेशन पर खड़े हैं और ये हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पर कितने की चीज़ बेचते हैं। अब ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। डीजल पे चलने वाली ट्रेन, जिसमें आपको पता है कि डीजल की कीमत में कमी भी हुई है। अब जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो टिकट की कीमत भी बढ़ा दी जाती है रेलवे की तरफ से, लेकिन जब डीजल की कीमत में कमी होती है तो फिर रेलवे की तरफ से टिकट में कमी वाकया क्यों नहीं होती, जिसकी वजह से लोग गैर कानूनी हरकत करते हैं कि लोग बगैर टिकट के रेलवे ट्रेन में सवार हो जाते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो अमला है ट्रेन का, जो उस वक्त वहां अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे होते हैं, या तो वो अपनी जेब गर्म करके लोगों को वैसे ही सफर करने पे मजबूर कर देते हैं, या फिर वो अपनी रिश्वत भी लेते हैं और साथ में टिकट भी देते हैं। ये सूरत हाल है, इस पे जानते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर अली फारूक मलिक ने, आइए देखते हैं। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों में माहाना सैकड़ों टिकटलेस मुसाफिर रेलवे ट्रेन अमले की मिली भगत से सफर करते हैं। रेलवे का ट्रेन अमला, जिसमें कुछ गार्ड्स और कुछ एसएस शामिल होते हैं, मुबैना तौर पर मुसाफिरों से पैसे लेकर बगैर टिकट उनको सफर कराते हैं। अगरचे रेलवे की तरफ से मुख्तलिफ छापामार टीमें बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे मुसाफिरों को टिकट भी दौरान सफर बना के दी जाती है, जबकि उनसे जुर्माना भी वसूल किया जाता है। मगर इसके बावजूद माहाना सैकड़ों और सालाना हजारों मुसाफिर बगैर टिकट के रेलवे में सफर करते हैं। जो मुसाफिर बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं, उनकी ट्रेन में ओपन टिकट बनती है। ऐसे मुसाफिरों से गार्ड्स और एसटी हजरात टिकट बनवाने के अलावा उनसे ओवर चार्जिंग भी वसूल करते हैं। टिकटलेस मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन करने की ज़रूरत है और जो अमला रेलवे का उनको ये सहूलत फराहम करता है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, कैसी कमाल की बात है कि ट्रेन में बगैर टिकट लिए सफ़र करने वाले मुसाफिर जो हैं, उनका पता सिर्फ चंद लोगों को होता है जो उस वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं। और ऑन ड्यूटी जो लोग उस वक्त होते हैं वहाँ पर, उन्हें बाकायदा तौर पर जो है वो ये पता होता है कि ये कहाँ पर किस तरीके से ये बंदा जो है वो ट्रेन में इसने जो है वो सफ़र किया, किस तरीके से जो है वो ये ट्रेन तक पहुँचा और क्या सूरत हाल है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसमें ये दो राय नहीं होंगी कि अमला जो है वो इसमें मुलव्विस होता है। बहरहाल जी, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल देखें तो वहाँ ट्रेन जो है वो बिजली से चलती हैं और बिजली से जो है वो ट्रेन आराम से चल सकती है, उसमें कोई जो है वो मसाइल क्रिएट नहीं होते। बल्कि बिजली जो है वो पड़ोसी मुल्क में क्योंकि बहुत सस्ती है और यहाँ पे बिजली भी महंगी है, डीजल भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, लोगों के लिए जो है वो ट्रेन क्या बिजली पर चलेगी। यहाँ बिजली से चलने वाली जो एक ऑरेंज ट्रेन है, उसी का हालात जो है वो बहुत बुरे, अक्सर वही बंद पड़ी रहती है। तो यहाँ डीजल पर चलने वाली जो ट्रेन हैं, उनकी हालत भी खस्ता हो चुकी है। यहाँ जो जिस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलती है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। आए दिन जो है वो ट्रेन के हादसात हमें मिलते रहते हैं और इस पर कोई खातिर ख्वाह जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता। एक मुज़म्मती बयान आता है मिनिस्टर्स की तरफ से और उस पर उन्हें बहुत अफसोस होता है कि जाने जो है वो चली गई हैं और उसके बाद जो है वो बात ख़त्म हो जाती है। बस इतनी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके लिए इतने सारे जो है वो टीवी चैनल्स को दिक्कत दी जाती है कि हमें बहुत अफसोस हुआ है। तो ये जो अफसोस है ये सिर्फ अफसोस तक रह जाता है, इसके लिए इम्प्लीमेंटेशंस कोई नहीं की जाती। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम रेलवे को इस कदर जो है वो तंग कर चुके हैं। रेलवे लाइन्स की जगह हमारे लिए जो है वो वहाँ पर बच्चे फिर रहे होते हैं, रेलवे
का कोई जो है वो सेटअप नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, और अगर इस पे बात करो तो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो आगे जाती है। बहरहाल जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अली फ़ारूक मलिक, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। पहले तो बात कर लेते हैं कि जो टिकट लेस मुसाफिर हैं ये कैसे सवार हो जाते हैं, और इनको कोई डर खौफ नहीं होता कि टिकट चेकर आ जाएगा और हमारी टिकट चेक करेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे, जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और टिकट भी लेनी पड़ेगी। तो ये बताइएगा ज़रा अली साहब कि ये क्या सूरत हाल है। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। बात ये है कि जी ये रेलवे का अमला, जो ट्रेनों का अमला है, ये जब ओपन टिकट लेते हैं मुसाफिर, अक्सर जो रेलवे का तो काफ़ी हमला हो गया, जो ट्रेन ट्रेन का अमला है, ट्रेन का अमला है डॉक्टर साहब। रिजर्वेशन ऑफिस में आमतौर पर टिकटें मिलती हैं, और जो मुसाफिर ओपन टिकट ले लेते हैं, मतलब कहने का बगैर टिकट के सफ़र करते हैं, वो फिर इस दाव पे होते हैं कि भी टिकट इनको ना लेनी पड़े और इनका मामला हल हो जाए, या फिर टिकट वो एसटी और गार्ड उनको टिकट बेचने के पाबंद हैं उधर। फिर वो ओवर चार्जिंग उसमें ये है कि टिकट आप बनवा लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब वो कहता है जी मैं टिकट नहीं बनवानी, तो उसको फिर वो सहूलत दे दी जाती है मुबैना तौर पर पैसे लेके। रेलवे का अदारा है वो, जो मुख्तलिफ डिवीजन्स में काम कर रहे हैं लोग, वो छापा मारते हैं ट्रेनों पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन सालाना ऑफिशियल फिगर ये है 10 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं वो बगैर टिकट सफ़र करते हैं, और इनसे जुर्माना और टिकट की मद में ये पैसे वसूल करते हैं। अच्छा देखें, ये खजाने में जमा कराते हैं। 10 लाख से जायद लोग जो है वो सालाना सफ़र कर रहे हैं बगैर टिकट के। ये ऑफिशियल फिगर है जिनसे यानी जुर्माना और टिकट लेते हैं, और 10 लाख जुर्माना भी दे रहे हैं और टिकट भी ले रहे हैं। जो लाखों की तादाद में वो लोग हैं डॉक्टर साहब जो टिकट भी नहीं लेते और जुर्माना भी नहीं देते। सर ये अच्छा, ये इतना बजट, ये पैसा जो इकट्ठा होता है जुर्माने की सूरत भी, टिकट की सूरत भी, तो क्या ही बात है ये जो टिकट लेस मुसाफिर हैं ये टिकट लेकर ही जो है वो सवार हो जाएंगे, जब जुर्माना भी एक्स्ट्रा अदा करना पड़ जाता है और टिकट भी लेनी पड़ जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। डॉक्टर साहब वो फिर आदत पड़ गई है हमें। आदत भी पड़ गई, और जो लेट हो जाते हैं उनको कि ट्रेन में बैठे हैं हम टिकट ले लेंगे, वो इस तरीके से फिर बैठ जाते हैं। और दूसरा ये कि बगैर टिकट के जो मुसाफिर हैं वो बाज़ दफ़ा ये अक्सर यानी कि इनको गार्ड और एसटी से सहूलत देते हैं, मुबैना तौर पे पैसे लेके वो कहते हैं चलो भी तू। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी जहन जो है वो नवाबी क्यों है। हर चीज़ में जो है वो हमारे नवाबी कहाँ से आ जाती है कि हम किसी चीज़ को बॉदर ही नहीं करते, हम किसी चीज़ को, हर चीज़ हमारे लिए आसान है। ये तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मैंने लोगों को यहाँ पर इतना आसान देखा है, हर चीज़ को ईजीली जो है वो कर लेते हैं मुश्किल कामों को, और जो मतलब नहीं करना चाहिए, जिस पर आपको अपने रवैयों में, अपने काम में जो है वो बेहतरी लानी चाहिए, वो बॉदर ही नहीं करते कि ये तो कोई बात ही नहीं है, हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें। ठीक है, ट्रेन में सवार होंगे, ले लेंगे टिकट, इतनी क्या कोई टेंशन वाली बात है। थोड़े दिन पहले, 2 दिन कबल हमने रेलवे स्टेशन का भी एक सर्वे किया था डॉक्टर साहब, और रेलवे स्टेशन पर आप अंदर चले जाएँ तो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ऑलमोस्ट डबल। 5 रुपये की, जो 50 रुपये की जो हाफ़ लीटर की पानी की बोतल है वो 90 रुपये की मिल रही है उधर, और बिरयानी की प्लेट 400 से 500 रुपये की मिल रही है। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ओवर चार्जिंग सरेआम कर रहे हैं। और वो ठेकेदार ने कहा जी हम 1.5 करोड़ साल का ठेका लेते हैं, तो हमें फिर ज़्यादा महंगी बेचनी पड़ती है रेलवे, हमें 1.5 करोड़ रुपये का भी ठेका पड़ता है। नहीं, तो ये रेलवे वाले उनको जो है वो कोई स्पेसिफिक अपने नर्ख नहीं देते, कोई रेट्स लिस्ट इनकी तरफ से जारी नहीं होती कि आप इतने पैसों में सेल कर सकते हैं, इतने में नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब उसमें ये भी आपको चीज़ बता दूँ, मुबैना तौर पर ये भारी कमीशन भी खाते हैं ऑफिसर्स, ठीक है। अब जाहिर है कि उन्होंने खर्चे ऐसे पूरे करने और सरेआम रेट लगाए हुए हैं ऊपर। और ट्रेनों के अंदर कैटरिंग भी इंतहाई महंगी है। आप ट्रेनों में सफ़र करें, वो कैटरिंग जो आपको चीज़, अच्छा है भी वो, मतलब बिल्कुल भी ज़ाने सेहत के असूल भी उसमें कोई नहीं मद्देनजर रखे जाते हैं। वो अजीब सी जो है वो चीज़ें आपको बेच देते हैं, गंदगी आपको जो है वो खिला रहे होते हैं। और इवन के वो चिप्स और जो बॉटल्स हैं उसके हवाले से भी पिछले मैं रिपोर्ट एक पढ़ रही थी कि जो ट्रेन में फ़रोख्त की जाती हैं वो 2 नंबर हैं, वो रियल नहीं है। रियल बॉटल्स में कोई और बॉटल्स और ये जाली बोतलें, हाँ, मशरूबात जो है आप रिसाइकिल नहीं करते हो, ये बॉटल्स जो आप पीते हैं इनको जब आप रिसाइकिल नहीं करते ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो डस्टबिनों से उठाकर जो है वो ले जाते हैं और फिर इसको जो है वो दोबारा भर के फ़रोख्त करके बेचते हैं। तो ये तो हरकतें हैं इनकी, ये तो असूल है इनके मामलात भी हैं। हमारी हालत ऐसी है कि ट्रेनों में बाथरूम्स में देखें तो वहाँ टूटियाँ नहीं हैं, और ये वो चीज़ें हैं, वो समझ ही नहीं आती कि क्या बात ये कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर जो अल्लाह माफ़ करे, जहाँ पे वो पानी के कूलर लगे होते हैं, उसका जो गिलास है उसको भी जंजीरों में जकड़ के रखा जाता है। डॉक्टर मसाजिद, कैसे लोग हैं, मसाजिद से जूतियाँ उठा ली जाती हैं और तो कोई चीज़ नहीं, अल्लाह के घर से आप ये चोरी कर लेते हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ कि हम बॉदर ही नहीं करते इन चीज़ों को। हम पता नहीं कौन सी नवाबी सोच लेके पैदा हुए, कौन से जो है वो हमारे पीछे इतनी मामलात हैं कि पाकिस्तान पे जो हमें अयाशी करने का भूत सवार है।
कि कोई इस चीज़ को नोटिस करता ही नहीं है। वो हर बंदा अपनी मर्जी से यहाँ पर ज़िंदगी जी रहा है, कोई कानून नहीं, कोई लेवल्स नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, जिसका जो स्टैंडर्ड है वो उस पर लगा हुआ है। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट ने, लोग बदमाशी करते हैं और लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब गवर्नमेंट ने ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि डीजल की कीमत में 30 रुपए की रिकॉर्ड कमी की है। इजाफा भी रिकॉर्ड होता गया है, कमी एकदम 30 रुपए की है। इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था कि रेलवेज के किराए भी ये कम सर जब 100 रुपए बढ़ सकते हैं तो 30 रुपए कमी भी हो सकती है। इसके बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहब। इसके रेलवे अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे रेलवेज को चाहिए था अपने किरायों में कमी लाती है, आवाम को सहूलत दें, ठंडी हवा का झोंका दें। लोग टिकटलेस बगैर टिकटों के सफ़र करने पर मजबूर हैं। अच्छा, मतलब रेलवे खसारे में है, आप अपने लोगों को टाइम पर सैलरीज नहीं दे पा रहे, बिल्कुल सही आप कह रही जो हैं। है वो रिटायर लोगों को उनका हक नहीं दे पा रहे, आप यहाँ पर पटरियाँ जो रेलवे ट्रेन की हैं उनको सही नहीं कर पा रहे, आप जो बोगियाँ ख़राब हैं उनको रिपेयर नहीं करवा पा रहे, आप वो ट्रेनें सदियों से उसी बोकस कलर में चल रही हैं, आप उसको कलरफुल नहीं बना पा रहे, तो आप डेली बेसिस पर टिकट बढ़ाई जा रहे हैं, डेली बेसिस पर जो है वो लोगों से जो है वो ज़रे मुबादला इतना कमाई जा रहे, पैसा कमाए जा रहे हैं, और फिर आप रोते हैं कि जी हमारा जो है वो खसारे में जा रहा है, ट्रेन खसारे में जा रही है। ओ भाई, जब तुम 10-10, 20-20 हज़ार रुपए जो है वो एक तरफ से आने जाने के लोग हैं बिजनेस ट्रेन के, तो फिर कौन सफ़र करेगा? और दूसरा डॉक्टर साहब कोचिस की हालत अगर देखें, कोचिस की सीट्स की अंदर जो हालत है, अंदर सीटों की इतनी नुकफ्ता बे है कि आदमी सफ़र करके फ्रेश नहीं रहता, रेलवे का थक जाता है देख के। अंदर गंद, सफाई सुथराई कोई नहीं, फरसूदा पुरानी सीटें, टूटी फूटी, कुशन टूटा हुआ है, कहीं से कुछ टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें। रेलवे के लोग आप देख लें, उनकी शक्लें देख लें, बोसीदा, पुरानी, ऐसे अजीब भवनक, जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब लुट गया, इनको पैसा ही नहीं मिलता, इनको खाने को ही नहीं मिलता, पता नहीं क्या मसाइल है। घर इनको रेलवे की तरफ से मिल रहे हैं, आने जाने के पेट्रोल इनको रेलवे से मिल रहे हैं, इनको खाने पीने, बिजली, गैस, पानी सब रेलवे की तरफ से जो है वो इनकी सैलरियों में से थोड़ा थोड़ा जो है वो कट जाता है। उसके बाद भी ये गरीब है, वो इतना कुछ हमें मिल रहा हो तो हम जो अपनी ज़िंदगी आराम से शहनशाहों की तरह गुजार रहे हो, इनको हर बंदा रोता है रेलवे का। इतने बड़े बड़े मकान इनके अफसरान को जो है वो ऐसे ही मिले हुए हैं, वहाँ पर जो है वो नवाबी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। ट्रेनों से उनको कोई है ही नहीं कि ट्रेन जिस तरह मर्जी हो, मुसाफिर जैसे मर्जी सफ़र करें। मुसाफिरों ने कौन सा एहतजाज करना है? मुसाफिरों को, हर बंदे को तो अपनी जगह पे जाने की जल्दी पड़ी हुई है। कौन रुक कर जो है वो एहतजाज करेगा कि भाई इस ट्रेन को साफ़ क्यों नहीं करते, या इसका कलर चेंज क्यों नहीं करते, या इसकी फटी हुई गद्दियाँ ठीक क्यों नहीं करते? हमसे तुम इतने इतने पैसे ले रहे हो तो इसके हालात भी तो बेहतर कर दो। डॉक्टर साहब ये आप देखें कि बार बार लोग यही कहते हैं कि भी आप इंडिया की मिसाल को देते हैं। इंडिया में मैंने खुद ट्रेन पे सफ़र किया है, उनकी ट्रेन पे बैठा हूँ। सर पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं, कोई और ममालिक ले लें, हर जगह पे मैंने ऐसी ट्रेनें कहीं पे चलते हुए नहीं देखी। इन ट्रेनों की शक्लें देखकर जो है वो आपको एक अजीब पुराने ज़माने का एहसास होता है कि पता नहीं कौन सी सदी की ट्रेन जो है वो चल रही है। लोगों की ट्रेन देखिए किस कदर ट्रैक की अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है। जब आप ट्रेन में बैठते हैं वो ऐसे ऐसे जैसे आप हिल रहे हैं। तो कभी बैठना नहीं चाहती, हिल रहे हैं, नहीं बैठना चाहती। मैंने इंडिया में सफ़र किया डॉक्टर साहब, मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। इंडिया में बेहतरीन क्वालिटी की ट्रेन है, इलेक्ट्रिफिकेशन उनकी उन्होंने की है। इधर सिर्फ एक सेक्शन की थी, लाहौर से खानेवाल सेक्शन की, 2-3 दहाइयाँ कबल, वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन की थी, वो भी ख़त्म कर दी, उखाड़ ली गई बाद में चीज़ें। उसको उन्होंने कराची तक लेकर जाना था। ट्रेन में बैठने से पहले आप पहले अपने सदके पे पैसा लगाएं, फिर आप ट्रेन की टिकट पे पैसा लगाएं, फिर आप वहाँ खाने आपने उस पर पैसा लगाएं। मुझे माजरत है, मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ ऐसे ट्रेन के सफ़र से जिस पर आपका पैसा ही पैसा लग रहा है और आपकी जो है वो ज़िंदगी की श्योरिटी को गारंटी भी ना हो कि अभी ये जाकर किस चीज़ से टकरा जाएगी। और मैं समझता हूँ जी मिनिस्टर साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को भी रेलवे लापरवाही की हद हो चुकी है। ठंडे कमरों से निकल कर इजलास बहुत करते हैं, लेकिन उस स्टेशन पे खुद भी जाएं और लोगों मुसाफिरों से मिलें। अब आगे भी इलेक्शन आने हैं, ये क्या उनको मैसेज जा रहा है मुसाफिरों को? आप ठंडे कमरों से निकले, खुद निकले ना। एहसास हो गया है, पहले लोग ना लोगों के पास जाके वोट लेते थे या लोगों की उन्हें जरूरत होती थी, अब जरूरत कोई नहीं रही। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब। अब उन्हें लोगों से वोट मांगने की जरूरत ही कोई नहीं, उन्हें पता है हमने आ जाना है, बस बात खत्म हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, अब तो खैर सियासी सूरत हाल वो तो ज़्यादा बनेगी। मामला तो अब ये चीज़ें बेहतर की जाती थी इलेक्शन से पहले, बहुत मामला जो है वो सेटल किए जाते थे। अब सब ही जो है वो अनापरस्त हो गए, अब सबको अपनी अपनी पड़ी है। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ ठीक होता है हो, नहीं होता ना हो, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई। लोगों ने तो डॉक्टर साहब कारकर्दगी पे वोट डालना है और पीडीएम की कारकर्दगी सबके सामने। लोगों के वोट से क्या फर्क पड़ता है? लोगों के वोट को कौन देखता है? लोग कहाँ से लेकर आते हैं? हम थोड़ी लेकर आते हैं अपनी मर्जी से लोगों को।
सही कह रही हैं आप। हम फिलहाल लेकर आते ऐसी सर, हम हमारी मर्जी चलती होती तो ये लोग हुक्मरान होते ही ना। तो बाकी जो रेलवेज़ के आप स्टॉल्स की देखें पोजीशन अंदर, डॉक्टर साहब रेलवे स्टेशन में एक स्टॉल लगाया था, बुक स्टॉल, उनको एक कानून है उसके मुताबिक ये कर नहीं सकते। पास उन्होंने किया जी बुक स्टॉल को बुक स्टॉल के तौर पर, लेकिन जी मुबैना मिली भगत से उस शख्स ने उसको रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। रेस्टोरेंट में फिर आपने खाने पीने की चीज़ों के रेट्स भी साथ देने होते हैं, वो उन्होंने कोई नहीं दिए। ऐसी 2 नंबरियाँ हो रही हैं और सरेआम गैर कानूनी चीज़ मुबैना तौर नहीं। तो पर। ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, मतलब मिनिस्टर साहब हैं इस टाइम जो है वो रेलवे के निज़ाम इंतज़ाम के जो है वो करता धरता है, और एक टाइम था कि ख्वाजा साहब के दौर में जो है वो रेलवे पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया गया, बड़ा रेलवे को जो है वो शानदार बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सारे मतलब वो एनर्जी कहाँ चली गई? अब वो सारा काम करने का जो एक शौक था, एक मामलात थे, वो इतने दब क्यों गए? मतलब यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस रेलवे को जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे कर दिया था। अब यही वो शख्सियत है जिनके दौर में रेलवे बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो सही कह रही हैं। पिछले दौर में ख्वाजा साहब के पिछले दौर में रेलवे की हालत बड़ी बेहतर हुई थी। अब इनका कहना है कि सैलाब की वजह से बड़ा नुकसान हो गया रेलवेज का। तो देखो इंतजामी मूड तो आप बेहतर बना सकते हैं ना रेलवे से। आपके पास स्ट्रेटेजी पॉलिसी होनी चाहिए ना। आप तो अभी प्राइवेट भी तो कर रहे थे इनको, आप इनको प्राइवेटली तौर पर जो है वो इनकी तज़ीनो आराइश के काम हो रहे थे, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। मैंने अपने प्रोग्राम में जो है वो बताया था कि जी इनको जो है वो ब्रांड किया जा रहा है, ट्रेन स्कोर क्या हो रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है। वो अभी काम उस पे हो रहा है, वो मेरे ख्याल से अब आखिरी मराइल में ये सारी ट्रेन ब्रांड कर दी जाएंगी, इस तरह की शक्लें इनकी बदल जाएंगी। ट्रेनों की ब्रांडिंग की जा रही है। जो कंपनीज जो हैं उसमें किस ट्रेन में इंटरेस्टेड हैं उसकी ब्रांडिंग होगी। ज़ाहिर है कि उनको एड्स भी मिलेंगे उसमें, और वो ब्रांडिंग से भी पैसे रेलवेज़ को मिलेंगे। ये तो खैर अच्छी चीज़ है, लेकिन रेलवेज़ के सफ़र को महफूज बनाने के लिए काम क्या किया गया? रेलवेज़ के कितने, पाकिस्तान के कितने ऑफिस वज़रा हैं जो ट्रेन पर सफ़र करते हैं? पहली बात तो ये मुझे बता देना। इसके VIP शख्सियात कितनी हैं जो ट्रेन पर सफ़र करती हैं? अच्छा, जो रेलवे के ही वज़ीर हैं वही रेलवे इस्तेमाल नहीं करते, अंदाजा लगाइए। वो बिल्कुल सही। कितने वज़रा जो हैं वो अपने ट्रैवल के लिए आपने कहीं देखा होगा वो बाय रोड या तो जाते हैं या बाय एयर जाते हैं। तो फिर हमें एयरलाइंस ही निकाल लेनी चाहिए ना अपनी, और डॉक्टर साहब ट्रेनों का निज़ाम बंद कर दें आप। रेलवे के अफसर शाही की आप कभी ज़िंदगी का लग्जरी स्टाइल देखें घर में, और ये बड़े बड़े बंगले गोरों के दौर के, ठीक है, वो और उनका लाइफस्टाइल देख लें और उनकी इनकम देखें, और उनसे ये भी कम से कम पूछ लिया जाए कि ये लाइफस्टाइल आपका है किस तरीके से। आपके 5-5, 6-6 मुलाजमीन आपने घर में रखे हुए हैं, वो आपके TLA मुलाजमीन जो रेलवेज़ के, वो आपने अपनी बिल्कुल शाहाना लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, मुल्कों को तरक्की देने के लिए निचले तबके को आपको स्टेबल करना पड़ता है, निचले तबके को जो है वो आपको मजबूत करना पड़ता है, और निचले लेवल के लोगों को जो है ऊपर लाने के लिए उनको अकोमोडेट किया जाता है। इस पाकिस्तान में जब से आँख खोली है मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो आला अफसर हैं, जो पहले ही जो है वो पढ़ लिख के बस अच्छे उहदों पर जो है वो आ गए हैं, उनको सारी मराद दी जाती हैं, जिनको ज़रूरत भी नहीं उनको भी दी जाती है कि इस सीट की जो है वो ये डिमांड है कि आपको ये सब कुछ मिलेगा। और जो गरीब आदमी है पहले स्केल से लेकर और 10वें स्केल तक, उसको कोई नहीं पूछा जाता, उसको कोई लेवल नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। वो बेचारा जब अपने हक के लिए धक्के खा रहा होगा, उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, उसको जो है अकोमोडेट भी नहीं किया जाएगा, उसकी पेंशन में भी मसाइल डाल दिए जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है असल में तो इसको बदलना है ना। ये बदलेगी तो करप्शन खत्म होगी। हमारे मुल्क में करप्शन आम ही किसने की है? निचले तबके ने। उचला तबका जो है वो करप्शन उस लेवल पे तो कर ही रहा है, उनका तो लेवल ही कुछ और है। इन्होंने जो लेवल क्रिएट कर दिया निचले तबके ने करप्शन का, वो एक आम आदमी को जो है वो उसने बुरी तरह डैमेज कर दी है। एक आम आदमी की जेब पे उसने बहुत बुरे असरात डाले हैं, जिसकी वजह से महकमे तबाही बर्बादी की तरफ जा पहुंचे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और रेलवे की तो बिल्कुल परवाह नहीं है। रेलवे तो इस वक्त इतने खसारे में है कि रेलवे के बारे में तो एक बात कोई है ही नहीं ना कि यहाँ पर बगैर टिकट के मुसाफिर सफ़र करते हैं, ये तो एक आम सी बात हो गई। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब ये देखें, आप अंदाज़ा लगाएं 75-76 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं, ये इंजन नहीं बना सके। रेलवे का इंजन भी जो वो बाहर से मंगवाया जाता है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और 75-76 ईयर्स हो गए। अब फिर बात करूंगा, फिर वो कहेंगे जी हमसाया मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तो हमसाया मुल्कों में अपने इंजन भी बन रहे हैं। उधर अमेरिकन कंपनीज भी आई हुई हैं, उधर वो इंजन बना रही हैं, उधर लोकल। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जाती ना, यहाँ पे छोटे स्मॉल बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुल्क की मैशत इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में है।
यहाँ पर अगर ये छोटे स्मॉल बिजनेस का जो है वो स्टार्ट किया जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन छोटे लेवल पर अगर ये छोटी फैक्ट्रियाँ लगवाई जाएँ जिसमें इंजन क्रिएट करवाए जाएँ और जिसमें जो है वो इंजीनियर से काम करवाए जाएँ, जिसमें बिजली बनाने के तरीक़ेकार को जो है वो हम हाईलाइट करें, जिसमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम उन लोगों को चांस दें जो छोटे छोटे इलाकों में अपनी किसी कमरे से, किसी जो है वो अपनी छोटी सी लैब से काम कर रहे हैं और वहाँ से नई नई वैरायटियाँ दिखा रहे हैं। इंटरनेट पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी हुकूमती पैनल पे काम करते हुए नहीं देखा। क्यों? सही करें डॉक्टर साहब, एक बहुत करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं खुद समझूंगा कि बिजली जहाँ इतनी महंगी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही बहुत बढ़ गई है। तो कैसे लगाएंगे? ये तो कैसे लगाएंगे फैक्ट्रियाँ? यहाँ पे जो पहले फैक्ट्रियाँ वही बंद हो गई हैं डॉक्टर साहब। काम मैन्युफैक्चरिंग का ख़त्म होता जा रहा है और ये जो इंजन की कॉस्ट जो जितनी इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। जब 300 से ऊपर डॉलर चला जाएगा, आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे? भी आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हो, आपने अपनी इकॉनमी को कम से कम रुपए को तो नीचे ले आते। अब आपने इंजन भी बाहर से इंपोर्ट करने हैं, आपने कोचेस भी बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो ये कैसे आप उनको पेमेंट दे पाएंगे? अच्छा देखिए, ये सारी बातें जो है ना, जो भी हुकूमतें वक्त आकर बैठती है उसको बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें पता होती हैं जो हम बता रहे हैं। ये कोई वो वाली बात नहीं है कि इनको पता नहीं है या जी पहली दफ़ा जो है वो पता चल रही हैं। ऐसा है कि मैं अभी इस नतीजे में पहुंची हूँ कि जो काम आप नहीं करना चाहते ना, और जिस काम को आपने ख़राब करना है, उसमें खराबियाँ पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके और पॉलिसीज़ बनना शुरू हो जाती हैं कि इसको ख़राब कैसे किया जाए और इसको जो है ना वो ऐसे प्रेजेंट कैसे किया जाए कि अवाम इस पर जो है वो चीखे और अवाम ललकारे और अवाम जो है वो सड़कों पर निकले और ये सारी जो है वो चीज़ें करें। वही हो रहा है। आज ये इंडिया में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। 20 ममालिक अमीर तरीन दुनिया के वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। सिर्फ चाइना ने और तुर्की ने इनकार कर दिया इसमें, और हम इस बात पे खुश हैं कि जी वो नहीं शिरकत कर रहे। ये नहीं हम देख रहे कि वो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ कर रहा है, श्रीनगर के अंदर कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में, और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसको कह रहे हैं कि इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है ये। और हम सिर्फ इस बात पे खुश हो रहे हैं कि चाइना ने बाइकाट कर दिया सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। तो पाकिस्तान को अपनी तरजीहात को तब्दील करना होगा। अगर हमने इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट बेस इसको इकॉनमी बनाना है तो हमें सबसे पहले तो अपनी बिजली और ईंधन के मसाइल को हल करना होगा, और दूसरा ये कि डॉलर की कीमत नीचे आएगी तो सूरत हाल कुछ आप बेहतर कर सकेंगे, नहीं तो ये इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री भी नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, बात पता क्या है, यहाँ पे काम करने वाले लोग अब रहना ही नहीं चाहते। इस कंट्री से भागने की प्लानिंग जो है वो लोग कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किस किस तरह से लोग अपनी क्या क्या चीज़ें बेचकर इस मुल्क से निकलने की कोशिशों में दिन रात लग गए हैं और इस मुल्क को बेयारो मददगार छोड़ना चाहते हैं। जो पढ़ा लिखा बंदा है उसकी ज़िंदगी यहाँ कोई नहीं है। पढ़े लिखे लोगों पर यहाँ तशद्दुद भी होते हैं, पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर जो है वो ज़दोकोब भी किया जाता है। पढ़े लिखे लोग जो है वो किस सिचुएशन में है, तो ये जो निज़ाम चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ही ज़रूरत है। अगर पढ़े लिखे लोगों को हम यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे तो हमारे महकमे तबाही और बर्बादी की तरफ आन पहुँचे हैं, मज़ीद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और फिर आप कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। एक आम आदमी डिफ़ॉल्ट हो चुका है यहाँ पर। मुल्क डिफ़ॉल्ट किस तरह नहीं होगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट किस तरह आप कहते हैं कि नहीं होता। आम आदमी को देखें, गरीब आदमी को देखें, डिफ़ॉल्ट कर गया। आप अपने महकमों को देखें किस सूरत हाल में गुजर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो और क्या होता है। कोई डिफ़ॉल्ट कोई नई चीज़ होती है? आप ज़रा बताइए कि ये जो महकमे हैं खसारे में जा रहे हैं, इसको डिफ़ॉल्ट नहीं कहते? मुझे भी समझा दें कि इसको क्या कहते हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपका अली। और इसी के साथ नाजरीन ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूँगी। रोज़ाना पाकिस्तान की ये सूरत हाल देख कर नतीजे तो बहुत सारे अखज़ करते हैं हम, लेकिन सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि अब अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमा। और जिसकी भी नज़र लग गई है हमारे मुल्क को, और जो दुश्मन, जो थर्ड एक पर्सनैलिटी होता है, जो दो लोगों के लड़वाने में तीसरी ताकत खुश हो रही होती है, वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो बुरी तरह अपने पंजे गाड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हर तरफ जो है वो मामलात अजीब से हो गए हैं। अल्लाह रहम करे। हमें अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस जब आपको ज्वाइन करती हूँ एक और ख़ास मौजू के साथ, मेरे साथ रहिएगा।